स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू योर ओन चैनल ओन ट्यूटोरियल्स कोचिंग। आज वीडियो में बिल्कुल नया चैप्टर में स्टार्ट करने वाला हूं जिसका नाम है डेप्रीसिएशन अकाउंट। ये देखिए क्लास 11 का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके लेजर क्लास 12 में भी पूछे जाते हैं, प्लस बीकॉम लेवल के चैप्टर्स में भी डेप्रीसिएशन अकाउंट पूछा जाता है। देखिए सबसे पहली बात तो इस डेप्रीसिएशन अकाउंट का मतलब होता क्या है, और इसको समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इस डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है। डेप्रीसिएशन का देखिए सिंपल मीन्स क्या होता है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एनी फिक्स्ड और टेंजिबल एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टेयर। कोई भी फिक्स एसेट अगर कंपनी यूज करती है, या घर में भी हम लोग कोई फोन यूज कर रहे हैं या कोई भी इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो उसकी लाइफ के साथ साथ उसकी अमाउंट या कॉस्ट भी क्या होती है, डिक्रीज करती है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपके पास मान लीजिए एक फोन है, उसकी कॉस्ट है 10,000 रुपए। आपने इसे 2018 में खरीदा था, 2020 में इस फोन को आप बेचना चाहते हैं, तो क्या आपको 10,000 रुपए पूरे मिलेंगे? नहीं, आपको 10,000 रुपए से अमाउंट कम रिसीव होगा। डिपेंड करता है कि उस टाइम पे इस फोन की कंडीशन कैसी है। मान लेते हैं आप जब ये फोन बेचने जा रहे हैं तो आपको सिर्फ 4,000 रुपए मिल रहे हैं, तो पहले था 10,000 का, अब हो गया 4,000 का, तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू 6,000 रुपए से क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और ये 6,000 रुपए कहलाता है डेप्रीसिएशन। तो कोई भी फिक्स एसेट, कोई भी टेंजिबल एसेट की वैल्यू जब डिक्रीज होती है तो उस डिक्रीज वैल्यू को हम लोग बोलते हैं डेप्रीसिएशन। और जिस अकाउंट में आप ये शो करेंगे कि उसकी वैल्यू कितनी डिक्रीज हुई, और जब उसे आप बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को या लॉस हो रहा है, तो वो जिस अकाउंट में शो करेंगे, जिस लेजर में शो करेंगे, वो कंबाइंड कहलाता है आपका डेप्रीसिएशन अकाउंट। कि किसी भी फिक्स एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है हर साल, 2-3 साल बाद कंपनी उस मशीन को बेच रही है, तो उसको बेचने के बाद कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, और उस लेजर में हर साल कितना डेप्रीसिएशन आपको शो करना है, वो लेजर बताता है आपको डेप्रीसिएशन अकाउंट। अब यहां पे देखिए डेप्रीसिएशन निकालने के मेन 2 मेथड्स होते हैं जो आप यहां पे पढ़ेंगे। सबसे पहला मेथड होता है आपका स्ट्रेट लाइन मेथड। इसके एक नाम और लिख लीजिएगा, फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड भी इसको बोलते हैं। और दूसरा होता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, और एक नाम इसका और होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अभी हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड। देखिए स्ट्रेट लाइन मेथड या फिक्स इंस्टॉलेशन मेथड का पहली बात तो मतलब ये होता है कि जब आपने किसी एसेट को परचेज किया, मान लीजिए आपने फोन परचेज किया 10,000 का, अब जब इस पे आप डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो हर साल 10,000 पे ही डेप्रीसिएशन आप चार्ज करेंगे, चाहे वो 2 साल आपके पास हो, 3 साल हो या 4 साल हो। हर साल इसमें जो डेप्रीसिएशन आप कैलकुलेट करेंगे वो इस 10,000 पे कैलकुलेट होता रहेगा। आपको इससे मतलब नहीं है कि उस साल उसकी वैल्यू कितने की है। 10,000 का खरीदा है तो जब तक ये आपका सेल आउट नहीं होता तब तक हर साल 10,000 पे आप डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करते रहेंगे। अब डेप्रीसिएशन निकालने के लिए देखिए यहां पे एक फॉर्मूला भी अप्लाई होता है। वो फॉर्मूला होता है डेप्रीसिएशन निकालने का, कॉस्ट जितने का आपने एसेट खरीदा है, फिर उसमें कुछ ना कुछ आप खर्चे करते हैं इंस्टॉलेशन के, कि आपने पर्सन को बुलाया, उसको आप कुछ पैसे देंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कुछ खर्च हो रही है, तो वो कहलाता है आपका एक्सपेंसेस या इंस्टॉलेशन चार्जेस भी इसको बोल सकते हैं। और इसमें से हम लोग माइनस कर देते हैं स्क्रैप वैल्यू। देखिए स्क्रैप वैल्यू का मीन से होता है कि जब आप नया एसेट को खरीद रहे हैं तो पुराना एसेट अगर आपने उस शॉपकीपर को या उस कंपनी को बेच दिया तो आपको नए एसेट में कुछ प्राइस क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। इसको एक्सचेंज ऑफर कह सकते हैं। कि आजकल अमेजॉन हो गया या फ्लिपकार्ट हो गया, वो आपसे कहते हैं कि पुराने एसेट को लेके आइए या पुराना फोन लेके आइए और नया फोन ले जाइए। तो आप नया फोन जो खरीद रहे हैं उसकी कॉस्ट यहाँ पे आएगी, उसमें जो इंस्टॉलेशन या एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो रहा है वो आप ऐड कर देंगे, मगर पुराने फोन की वैल्यू क्या कुछ ना कुछ डिक्रीज हो जाएगी। जैसे वो बोलेंगे पुराना फोन आप लेके आइए और 1,000 रुपये आपको नए फोन में कम देना होगा, तो ये जो 1,000 रुपये होगा ये कहलाता है आपका स्क्रैप वैल्यू। तो जो भी आपकी इन दोनों की कॉस्ट आएगी उसमें आप स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर देंगे, और फिर उस वैल्यू को आप डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड लाइफ। ये एक्सपेक्टेड लाइफ होती है, एक्सपेक्टेड ईयर्स होते हैं कि कब तक वो एसेट आपको बेनिफिट देगा। तो इससे जो आपको मिलेगा वो कहलाता है आपका डेप्रीसिएशन। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाता है रेट ऑफ डेप्रीसिएशन भी बताइए। तो आपका इस फॉर्मूले से जो भी डेप्रीसिएशन आएगा उसको यहां लिखेंगे, इससे आप डिवाइड कर देंगे कॉस्ट से। कॉस्ट का देखिए मतलब होता है कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस। यहां अपॉन में स्क्रैप वैल्यू आपकी नहीं आएगी, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको यहां पे मिल जाएगा रेट। कुछ क्वेश्चंस में होगा आपको रेट पहले से गिवन होता है, कुछ क्वेश्चंस में रेट आपको नहीं दिया होगा, तो इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट करेंगे रेट, और इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे हम लोग डेप्रीसिएशन।
इसको प्लीज अपनी कॉपीज में नोट डाउन कर लीजिए। और अब आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं कि डेप्रिसिएशन अकाउंट या मशीनरी अकाउंट कैसे आप प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले यहां पे देख लेते हैं कि इस मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है। यहां देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे डेट, नेक्स्ट कॉलम होता है आपका पर्टिकुलर, फिर देखिए नेक्स्ट कॉलम होता है अमाउंट, फिर आप लिखेंगे डेट, फिर से लिखेंगे पर्टिकुलर, फिर लिखते हैं अमाउंट। एक होता है इसका डेबिट साइड और ये लास्ट के 3 कॉलम होते हैं इसके क्रेडिट साइड। अब आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं बताने वाला हूं कि इस मशीनरी अकाउंट को आप कैसे प्रिपेयर करेंगे और कैसे इसमें डेप्रिसिएशन की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। आपको पूरे चैप्टर में कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, पर जो बेसिक पॉइंट्स मैं बता रहा हूं कि डेट कैसे लिखेंगे और कौन कौन सी चीजें, उसके बेसिक फंडे को अपनी कॉपीज में नोट डाउन करते चलिएगा। सबसे पहले देखिए, जो क्वेश्चन मैंने लिया है उसमें लिखा है मशीनरी परचेज, उसकी कॉस्ट गिवन है 10,000 रुपए। इसे आपने खरीदा है 1 अक्टूबर 2005। इंस्टॉलेशन चार्जेस पे खर्च हो रहे हैं 2,000 रुपए। एक्सपेक्टेड लाइफ एज एसेट की 10 ईयर्स और बुक्स क्लोज हो रहा है आपका 31 मार्च को। 2 ही बार बुक क्लोज होती है, या तो 31 मार्च होता है या कुछ क्वेश्चंस में आपको 31 दिसंबर मिलेगा, ये गिवन होगा क्वेश्चन में। फिर प्रिपेयर आपको इस लेजर को करना है सिर्फ 2 साल का। अब देखिए, सबसे पहले यहां पे मशीनरी अकाउंट की जब आप बात करेंगे तो मशीनरी एक क्या होता है, एसेट, और एसेट के लेजर की स्टार्टिंग हमेशा हम लोग करते हैं डेबिट साइड से। अब देखिए, आप यहां डेट में क्या लिखेंगे, जिस डेट पे आपने एसेट को खरीदा है। यहां क्वेश्चन में गिवन है कि एसेट आप खरीद रहे हैं 1 अक्टूबर 2005 को, तो यहां पहले लिखिए डेट में 2005 और इसके नीचे आ जाएगा 1 अक्टूबर। जब देखिए एसेट आप खरीद रहे हैं तो आपके पास से पैसे जाएंगे, तो यहां डेबिट में रिकॉर्ड होगा टू बैंक, और इस बैंक में 2 चीजें आएंगी। एसेट कितने का खरीद रहे हैं, 10,000 का, और इसमें आप प्लस कर देंगे जो भी इंस्टॉलेशन चार्जेस खर्च हो रहे हैं आपके 2,000 रुपए, वो 2,000 इसमें ऐड हो जाएगा। इसमें याद रखिएगा कभी भी स्क्रैप वैल्यू आपकी इस लेजर में नहीं आएगी। स्क्रैप वैल्यू हमेशा आप इस फॉर्मूले में वर्किंग में कर देंगे। अगर क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू गिवन होती मान लीजिए 1,000 रुपए, तो मैं उसको यहां पे माइनस नहीं करता, मैं जब रफ में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करता और उसको इस फॉर्मूले में पुट करता, तब वहां पे स्क्रैप वैल्यू माइनस होती। स्क्रैप वैल्यू कभी भी आपकी यहां पे लेजर के अंदर नहीं आएगी। इसको प्लीज कॉपीज में नोट डाउन कर लीजिएगा कि लेजर के अंदर आप सिर्फ लिखेंगे कितनी आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट है और कितना उसमें इंस्टॉलेशन चार्जेस हो रहा है। अगर क्वेश्चन में गिवन है, स्क्रैप वैल्यू कभी भी यहां पे रिकॉर्ड नहीं होती। यहां पे आपकी एक्चुअल वैल्यू आती है कि एसेट आपने खरीदा कितने का, तो यहां पे आएगा 10,000 प्लस 2,000, तो ये यहां पे आप लिख देंगे 12,000 रुपए। अब इस क्वेश्चन में देखिए स्क्रैप वैल्यू तो आपको गिवन भी नहीं है। अब इसके बाद आप यहां पे इस पे कैलकुलेट करने वाले हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या करेगा, इस एसेट की वैल्यू को कम कर देगा, तो वो आप इसके जस्ट अपोजिट राइट साइड आप कैलकुलेट करेंगे। तो याद रखिएगा जब भी एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो वो डेबिट में आएगा, जब भी किसी लेजर या एसेट की वैल्यू कम होगी तो वो कहां रिकॉर्ड होगा, आपका क्रेडिट में। अब आपके पास एक एसेट था, आपने 12,000 रुपए लिख दिया। अब इसके जस्ट अपोजिट साइड जब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो डेप्रिसिएशन हमेशा आपका एंड ऑफ द ईयर कैलकुलेट होता है। या तो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा 31 दिसंबर, तो 31 दिसंबर लिख देंगे। अगर क्वेश्चन में गिवन है 31 मार्च, तो हमेशा 31 मार्च को आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। अभी आप देखिए 1 अक्टूबर 2005 पे है, 31 मार्च आपका नेक्स्ट ईयर आएगा, तो यहां पे सबसे पहले डेट में ईयर चेंज होके हो जाएगा 2006, क्योंकि एक साल बाद आपको 31 मार्च को डेप्रिसिएशन निकालना है, तो ईयर आपका सबसे पहले चेंज होगा। डेट यहां पे आएगी 31 मार्च और राइट साइड आप लिख देंगे बाय डेप्रिसिएशन। अब यहां पे जब आप डेप्रिसिएशन की वैल्यू लिखेंगे तो इस फॉर्मूले से आप डेप्रिसिएशन देखिए तब कैलकुलेट करेंगे जब आपको कॉस्ट, इंस्टॉलेशन चार्जेस, स्क्रैप वैल्यू और साथ में नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड लाइफ गिवन है। अगर क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली रेट गिवन होता तो आप क्या करते, कॉस्ट में इंस्टॉलेशन चार्जेस ऐड करते, स्क्रैप वैल्यू माइनस करते और उसका रेट निकाल के आप वहां पे लिख देते। तो आप देखेंगे इस फॉर्मूले के थ्रू हम लोग यहां पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। उसका रीजन ये है कि यहां पे आपको कॉस्ट भी गिवन है,
इंस्टॉलेशन चार्जेस भी गिवन है, प्लस उसकी जो लाइफ है वो 10 ईयर्स गिवन है। बस यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, स्क्रैप वैल्यू, तो उसको आप हटा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे कॉस्ट कितने की है, 10,000 रुपए, फिर उसमें इंस्टॉलेशन चार्जेस आपके कितने खर्च हो रहे हैं, 2,000 ऐड कर दीजिए। स्क्रैप वैल्यू दी ही नहीं है इसलिए माइनस कुछ नहीं होगा। और नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी है, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक्सपेक्टेड लाइफ गिवन है 10 ईयर्स। इससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि आपको लेजर कितने साल का बनाना है। लेजर कितने साल का बनाना है वो यहाँ पे लेजर में आएगा, और कितनी एक्सपेक्टेड लाइफ है वो आप यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका डेप्रीसिएशन आ जाएगा 12,000, इसकी कॉस्ट आ गई, 10 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 1,200 रुपए। अब ये जो 1,200 है ये देखिए पूरे साल का डेप्रीसिएशन है। इस 1,200 को आप यहाँ राइट में नहीं लिखेंगे, आपने डेप्रीसिएशन तो फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लिया, मगर इसके बाद आपको एक चीज और देखनी पड़ेगी जो बहुत बच्चे नहीं देखते हैं और सीधे उठा के 1,200 वहां लिख देंगे। आप ये देखिए कि ये जो 1,200 रुपए आ रहा है ये पूरे साल का डेप्रीसिएशन है। कॉस्ट आपकी 12,000 थी, उसको जब 10 से आपने डिवाइड किया तो एक पूरे साल का जो डेप्रीसिएशन आ रहा है वो 1,200 है। मगर आप देखिए क्या आपने एसेट को पूरे साल यूज किया है। आप देखेंगे यहां पे 1 अक्टूबर गिवन है और यहां पे 31 मार्च है, तो अक्टूबर से मार्च तक सिर्फ 6 महीने होते हैं, पूरा साल नहीं होता है। तो इसलिए यहां पे जब आप डेप्रीसिएशन की वैल्यू लिखेंगे तो जितने मंथ्स आपने डेप्रीसिएशन यूज किया है उतने मंथ्स का डेप्रीसिएशन निकालेंगे। ये हमेशा फर्स्ट ईयर में होता है जब आपने उस मशीन को परचेज किया। तो आप देखेंगे अक्टूबर से मार्च तक सिर्फ 6 महीने का डेप्रीसिएशन आपका कैलकुलेट होगा कि 6 महीने आपने मशीनरी यूज की। तो यहां 1,200 रुपए का 6/12 आप कर देंगे। ये 6 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, ताकि 6 मंथ्स का आपको डेप्रीसिएशन मिल जाए। इसको सॉल्व कर लीजिए तो डेप्रीसिएशन 6 महीने का आपका आ जाएगा 600 रुपए। अगर यहां पे लिखा होता 31 अक्टूबर तो आप 5 महीने मशीन को यूज करते तो यहाँ 5/12 लिख देते। तो ये जरूर क्वेश्चंस में देखिएगा कि आपने फर्स्ट ईयर में मशीन को कितने मंथ्स यूज किए। तो यहां जो डेप्रीसिएशन अब आएगा वो आ जाएगा 600 रुपए। तो पहले यहां लेगा टोटल अमाउंट 12,000, स्क्रैप वैल्यू यहां पे नहीं आती है, और फिर राइट साइड 31 मार्च को आप कैलकुलेट करेंगे डेप्रीसिएशन। इस फॉर्मूले से आपने डेप्रीसिएशन निकाला, आपका आ रहा है 1,200 रुपए, मगर 1,200 पूरे साल का आ रहा है। मुझे ये देखना है कि मैंने उस मशीन को कितने मंथ्स यूज किया है, सिर्फ 6 मंथ्स, तो उसका 6 महीने का डेप्रीसिएशन निकाल के मैं लिख दूंगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इस लेजर को क्लोज करना है और ये देखना है कि फर्स्ट ईयर के एंड में उस मशीन का रिमेनिंग अमाउंट कितने का है। तो यहां कहीं पे यहां पे लाइन ड्रॉ कर देंगे, बॉक्स बना देंगे, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, टोटल लिखते हैं। अब देखिए जब आप टोटल यहां पे लिखेंगे तो दोनों में से जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है आप उसको लिखेंगे। तो देखेंगे यहां आ रहा है 12,000, उस 12,000 को यहां मेंशन करिए, मगर राइट में एक्चुअली में टोटल सिर्फ 600 रुपए आ रहा है। तो 12,000 ज्यादा है तो 12,000 आप दोनों साइड मेंशन कर देंगे। अब देखिए डेबिट में तो 12,000 आ रहा है, मगर राइट में तो सिर्फ 600 रुपए है, तो जो भी यहां पे बैलेंसिंग फिगर है वो राइट में आएगा। सबसे पहले तो मंथ आएगा 31 मार्च, और बैलेंसिंग फिगर को आप रिकॉर्ड करेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन से। कितना आएगा, इस 12,000 में से 600 रुपए को आप माइनस कर दीजिए। तो 12,000 में से 600 रुपए माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 11,400। इस तरीके से फर्स्ट ईयर का डेप्रीसिएशन आप इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला देखिए तभी अप्लाई होगा जब आपको ये सारी वैल्यूज गिवन होगी। कुछ क्वेश्चन अभी आप आगे करेंगे तो उसमें डायरेक्टली आपको रेट गिवन होगा, सिर्फ कॉस्ट गिवन होगी, तो इस फॉर्मूले में आपको कुछ भी पुट करने की जरूरत नहीं है। यहां लिखिए वैल्यू और सीधे उस पर आपने रेट अप्लाई कर दिया। बस मंथ्स आपको देखना पड़ेगा कि फर्स्ट ईयर में जब मशीन आप खरीद रहे हैं तो आपने कितने मंथ्स उस मशीन को यूज किए। अगर यहाँ पे गिवन होता 1 अप्रैल, वहां पे आएगा 31 मार्च, तो आप देखेंगे पूरे साल आता। तो जैसे मैंने यहाँ पे 6/12 किया, ये आप नहीं करते। तो बस ये थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी। जो आपका डेप्रीसिएशन होगा वो हमेशा 31 मार्च या 31 दिसंबर, ये आपके क्वेश्चन में गिवन होगा। और कैरिड डाउन भी हमेशा लास्ट डेट पे आता है, चाहे वो 31 मार्च हो या 31 दिसंबर। अब आपका देखिए फर्स्ट ईयर खत्म हो गया और मुझे इस लेजर को 2 साल प्रिपेयर करना है। अब जब आप सेकेंड ईयर पे आएंगे तो सबसे पहले आपका लेजर जहां पे खत्म हो रहा है
उसके नेक्स्ट डे से आप लेजर को स्टार्ट करेंगे। 31 मार्च को आपका लेजर कंप्लीट हुआ तो नेक्स्ट ईयर आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, क्योंकि हम लोग का जो भी अकाउंटिंग ईयर होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलेगा। अब यहाँ पे ईयर सेम रहेगा 2006 और डेट यहाँ पे आ जाएगी 1 अप्रैल। अगर यहाँ पे 31 दिसंबर को लेजर क्लोज होता तो यहाँ पे मैं 1 जैन लिखूंगा। जब यहाँ पे 31 मार्च को क्लोज हो रहा है तो यहाँ पे आपका 1 अप्रैल आएगा। अब यहाँ पे आप बैंक नहीं लिखेंगे, एक बार जब वहां पे कैरी डाउन आ गया तो फिर आप यहां पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इस कैरी डाउन बैलेंस को, इस बैलेंसिंग फिगर को जब नेक्स्ट आप ट्रांसफर करते हैं तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखते हैं। कितना अमाउंट आएगा? 11400। तो ये डेट और ईयर जो आपको मैं बता रहा हूं इसको प्लीज कॉपीज में नोट डाउन करिए। एक दो क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगी थोड़ा समझने में, मगर एक दो बार जब इसको कर लेंगे और ये फंडा आपको क्लियर हो गया तो कोई भी क्वेश्चन आप करेंगे आपको इस चैप्टर में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। बस ये कुछ चीजें कॉपी में कहीं लिख लीजिएगा कि जो भी आपका डेप्रिसिएशन है वो आपका 31 मार्च या 31 दिसंबर को क्लोज होगा। उसके बाद जो कैरी डाउन बैलेंस है ये भी 31 मार्च या 31 दिसंबर, एंड ऑफ द ईयर ही आप कैलकुलेट करते हैं। जो आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन है ये हमेशा आपका 1 अप्रैल को या 1 जैन को आएगा। तो देखेंगे फर्स्ट ईयर आपका यहाँ पे टू बैंक आ रहा था, डेट भी आपकी 1 अक्टूबर थी, मगर जैसे ही आप नेक्स्ट ईयर आएंगे आपकी पहले तो डेट क्या होगी, यहाँ मार्च है तो यहाँ पे 1 अप्रैल, और यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखेंगे। बैंक सिर्फ एक बार आता है जब मशीन खरीदते हैं और जब मशीन बेचते हैं, उसके बीच में सिर्फ आपका डेप्रिसिएशन, कैरिड डाउन और ब्रॉट डाउन चलता रहेगा। अब देखिए आपने यहाँ पे और कोई मशीन नहीं खरीदी है तो डेबिट में अब यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। राइट साइड फिर से इस पे कैलकुलेट क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन। अब देखिए जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 2006 है, यहाँ पे आ जाएगा 2007, एक साल बाद डेट आएगी 31 मार्च जैसे यहाँ पे आ रही थी। फिर यहाँ पे लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। अब देखिए डेप्रिसिएशन में आप कंफ्यूजन हो सकता है कि डेप्रिसिएशन वैल्यू अब कितने की आएगी, तो याद रखिएगा हम लोग यहाँ पे मेथड कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, और स्ट्रेट लाइन मेथड ये बोलता है कि जो भी मशीन आपने खरीदी है उसकी कॉस्ट कितने की है, 12,000। तो जब तक वो मशीन आपकी सेल आउट नहीं होती आप हर साल 12,000 पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ 12,000 को आप 10 से डिवाइड करिए तो डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 1200 रुपये। और अब आप देखेंगे यहाँ पे 1 अप्रैल है, यहाँ 31 मार्च, तो ये एसेट आपने पूरे साल यूज किया। सिर्फ फर्स्ट ईयर में ये होता है कि आपको डेट देखनी पड़ती है कि वो मशीन कितने मंथ्स आपने यूज की। नेक्स्ट ईयर तो मशीन आपके पास 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है ना, मतलब पूरे साल मशीन आपके पास है, तो डेप्रिसिएशन भी पूरे साल का लगेगा। पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है आपका, 1200। इसमें मंथ्स का कोई भी यूज नहीं होगा, डेप्रिसिएशन सीधे आप यहाँ पे लिख देंगे 1200 रुपये। और उसके बाद यहाँ टोटलिंग करिए, यहाँ टोटलिंग करिए और वो प्रोसीजर आपका चलता रहेगा। यहाँ लिखिए 11400, यहाँ भी टोटल में आएगा 11400, और जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो 31 मार्च को लिखिए बाय बैलेंस कैरी डाउन करके 11400 में से 1200 माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 10200। तो इस तरीके से देखिए आप इस लेजर को प्रिपेयर करेंगे। बस यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना है कि आप मेथड कौन सा कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड। ये दोनों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, स्टार्टिंग एक दो क्वेश्चन में यूज होगा, उसके बाद ये फॉर्मूले आपको यूज नहीं होते हैं। आप डायरेक्टली जो वैल्यू लिखेंगे उसमें डेफिनेशन निकालते रहेंगे। उसका रीजन है कि आगे वाले क्वेश्चन में आपको सीधे क्वेश्चन में रेट गिवन होता है, वहां पे एक्सपेक्टेड लाइफ और ये सब नहीं गिवन होगा। स्क्रैप वैल्यू का यूज कभी भी इस लेजर के अंदर नहीं होगा। आप डेबिट में लिखेंगे डेट, किस डेट पे मशीन खरीद रहे हैं, जब आप खरीदते हैं या जब आप बेचते हैं तो हमेशा वहां पे आता है बैंक, और उसके बाद सिर्फ डेप्रिसिएशन, कैरिड डाउन और ब्रॉट डाउन ये चलता रहेगा। कैरिड डाउन की जो डेट होगी वो हमेशा 31 मार्च या 31 दिसंबर, डेप्रिसिएशन की डेट भी 31 मार्च या 31 दिसंबर रहेगी, और ब्रॉट डाउन की डेट हमेशा रहेगी 1 जैन या 1 अप्रैल। ये कुछ चीजें अपनी कॉपीज में नोट डाउन कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए, और जैसे मैंने आपको यहाँ स्टेप बाय स्टेप बताया उसको स्टेप बाय स्टेप ही आप कॉपी में नोट डाउन करिए कि पहला स्टेप होगा ये फर्स्ट, फिर राइट में लिखेंगे और फिर यहाँ पे कैरी डाउन आएगा,
फिर नेक्स्ट ईयर यहाँ पे ब्रॉट डाउन, फिर यहाँ पे डेप्रिसिएशन और फिर यहाँ पे कैरेट डाउन। इसी तरीके से ये चलता रहेगा जितने साल का लेजर आपको प्रिपेयर करना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये जो बेसिक पॉइंट्स मैंने आपको बताया इसको अच्छे से समझ लीजिए। आपको पूरे चैप्टर में यही एक चीज करनी है, बस थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा कि मशीन आप बेच रहे हैं या 2-3 मशीनें खरीद रहे हैं, बस वो सब अलग होगा। बाकी आपको जो वर्किंग है वो ऐसे ही रहेगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको प्लीज कॉपीज में नोट डाउन करिए और अपनी बुक के क्वेश्चंस करना स्टार्ट करिए। नेक्स्ट टर्न पे नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसी से रिलेटेड एक बुक का न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें आपको स्क्रैप वैल्यू भी गिवन होगी और उसमें 3-4 साल का लेजर होगा। तो उसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि आप इसी तरीके से उसमें वैल्यूज कैसे पुट करेंगे।